तो चलिए दोस्तों, अब आप आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे बढ़ते चलेंगे जैसे हम लोग बढ़ रहे थे। तो पहले रैंकिंग में हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको ध्यान से समझना पड़ेगा और जब तक नहीं समझेंगे तब तक आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो देखिए, रैंकिंग में कुछ पॉइंट होते हैं, तो उन पॉइंटों को पहले समझ लीजिए और इसके बाद हम लोग जो है फिर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विद इंफॉर्मेशन कि आपको जो है रैंकिंग यहाँ पर बैठने से संबंधित, क्रम व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछता है और उन्हीं को बेस मानकर जो है हम लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। जैसे कि हम लोग जो है अक्सर करते हैं, तो उसी को आधार मानकर आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट करा देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट का हमको समय दीजिए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अब इस क्लास के इस सेशन की। और मैं आपको बता दूं कि रैंकिंग में हमें जो है कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए अगर कोई पंक्ति में खड़ा है तो कैसी चीज़ें होती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, रैंकिंग में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ व्यक्तियों की बात करता है। जैसे मान लो अगर कहा जाए कि मान लो एक पंक्ति है, तो अगर मैं कह दूंगा कि अगर मान लीजिए कोई पंक्ति है जिसमें जो है राम प्रारंभ से 12वें स्थान पर है। ये पोजीशन किसकी है? राम की। तो राम की जो पोजीशन है वो प्रारंभ से कौन से नंबर पर है? 12वें स्थान पर है। और जब राम अंत से अगर कह दूंगा कि राम अंत से 10वें स्थान पर है, ध्यान से समझिएगा, राम अंत से कौन से स्थान पर? 10वें स्थान पर। तो राम की आपके पास 2 पोजीशन मिल गई। राम की हमारे पास 2 पोजीशन है, एक प्रारंभ से और एक अंत से। मान लो जैसे यहाँ पर कह दिया जाए कि आपका स्थान प्रारंभ से इतना है और अंत से इतना है। तो भाई अगर एक पंक्ति में आप खड़े हो तो आपको प्रारंभ से भी आपका ही प्लेस काउंट किया जा रहा है और आपका अंत से भी आपका ही प्लेस काउंट किया जा रहा है। तो आपको ये सोचना है, तो क्या जब प्रारंभ से और अंत से दोनों जगह से आपका ही प्लेस काउंट किया जा रहा है, तो आप एक बार प्रारंभ से काउंट हो गए और आप एक बार अंत से भी काउंट हो गए। कहीं ना कहीं आपको कितनी बार काउंट कर लिया गया? 2 बार। तो भाई जब आप एक ही व्यक्ति हैं और पंक्ति में आप अकेले हैं, आपका शरीर एक ही है, तो आपको 2 बार कैसे काउंट किया जा सकता है? तो यहाँ पर जब एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से और अंत से स्थान बताता है, जब एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से और अंत से स्थान बताता है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, एक फार्मूला होता है प्रारंभ से स्थान और प्लस अंत से स्थान और -1। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है और इसको नोट डाउन कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना है अगर आपको, तो प्रारंभ से और अंत से स्थान के लिए इन सब चीजों का बात आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूं कि प्रश्न आपको भी समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि जैसे मान लीजिए अगर अब यहां से आपको कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना है, तो भाई अगर कुल व्यक्तियों की संख्या अगर हमें निकालना है, तो राम की पोजीशन प्रारंभ से कितनी है? 12। राम की पोजीशन प्रारंभ से कितनी है? 12। तो जब राम की पोजीशन प्रारंभ से 12 है और राम की ही पोजीशन अंत से 10वीं है, तो बताओ राम पंक्ति में 2 बार काउंट हो गया कि नहीं? तो जब राम पंक्ति में 2 बार काउंट हो गया, तो यहाँ पर -1 कर दीजिए, तो 12 और 10 22 और 22 -1 कितना आएगा? 21। यहाँ पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी? 21 होगी।
एक दूसरे तरीके से अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो जैसे मान लो राम प्रारंभ से 12वें स्थान पर है तो राम से पहले कितने लोग होंगे, आगे 11 लोग, और राम अगर अंत से 10वें स्थान पर है तो राम के पीछे कितने लोग होंगे, 9 लोग। तो 11 ये और 9 ये और एक खुद राम हो गया, तो एक ही खुद राम हो गया क्योंकि पहले के काउंट किया, बाद के काउंट किया, लेकिन राम को काउंट नहीं किया। तो यहाँ पर 11 9 20 और एक कितना हो गया, 21 हो गया। तो वही सिचुएशन वही कंडीशन बनती है, बस चीजों को एक बार आपको बढ़िया से ध्यान रखना है और उसी के आधार पर हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। तो प्रारंभ से स्थान और प्लस अंत से स्थान और -1 के रूप में हमको आगे मूव ऑन करना है। तो यहां से कुल व्यक्तियों की संख्या हम निकाल पाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए आपको इन सब सिचुएशन का ध्यान देने के साथ साथ, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है A B C D E F G H I J K L और M, ठीक है। अगर मैं कह दूंगा कि एक व्यक्ति है जिसकी डी प्रारंभ से चौथे स्थान पर है, ध्यान से समझना, डी प्रारंभ से चौथे स्थान पर है, और इसी प्रकार से एम की पोजीशन की अगर बात करें तो एम जो है प्रारंभ से कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। डी प्रारंभ से चौथे स्थान पर है और एम प्रारंभ से कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। तो जब दोनों की ऐसी सिचुएशन बनती है तो हमें करना क्या है, पहले उसको ध्यान से समझते हैं। तो डी प्रारंभ से चौथा है और एम प्रारंभ से क्या है, 13 है, 13वां है। अगर मैं कह दूंगा कि भाई इनकी दोनों की हमको पोजीशन पता है, रैंक पता है कि डी चौथे नंबर पर बैठा है और एम प्रारंभ से 13वें नंबर पर, अगर मैं ये कहूंगा कि एम का स्थान डी की अपेक्षा कौन सा होगा, भाई m जो है d से कितने स्थान आगे बैठा है, कौन से स्थान पर बैठा है, हम यहाँ से इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कौन से स्थान पर बैठे हैं, 9वें। तो हम कर क्या सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 13 और ये 4, तो हम 13 में 4 घटा देंगे, तो 13 में 4 घटा देंगे, कितना बचेगा, 9, तो 9वां स्थान होगा। ये रैंक आएगी 9वीं, कौन सी आएगी, ये रैंक आएगी। और अगर दोस्तों यहाँ पर मैं कह दूं कि m जो है d से 9 स्थान आगे है, कितने स्थान आगे है, 9 स्थान आगे। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर मैं ये कह दूं कि d और m के बीच में कितने लोग हैं, तो अगर मैं कह दूं d और m के बीच में कितने लोग हैं, तो आप क्या करोगे, 13 में 4 घटा दोगे, कहोगे 9 लोग। तो बीच में जो पोजीशन होती है, तो जो भी रैंक निकल कर, तो 13 में 4 घटाए थे तो रैंक निकल कर आई। तो अगर आपको मध्य की पोजीशन निकालना है, अगर आपको मध्य की पोजीशन निकालना है, तो जो भी हम रैंक निकालेंगे उसमें आपको एक कम करना पड़ेगा। तो मध्य में बैठे लोगों की संख्या 8 आएगी। चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जो 9 आई थी ये रैंक आई थी, ये जो 9 आई थी ये क्या आई थी, रैंक आई थी। लेकिन जो 8 आया तो D और M के बीच में 8 लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूंगा, अगर मैं कहूंगा कि D और M के बीच में 8 लोग बैठे हैं, ये तो आपको रैंक बताना है, तो यहां से आपको ध्यान देना है। तो D और M के बीच में अगर 8 लोग बैठे तो जो मध्य की जो पोजीशन होती है, अब मैं असली पॉइंट बताने वाला हूं रैंकिंग का, ध्यान से सुनना। जो मध्य की पोजीशन होती है रैंक से एक कम होती है, जो मध्य की पोजीशन होती है रैंक से एक क्या होती है, कम होती है। और जो रैंक होती है वो मध्य की पोजीशन से एक क्या होगी, अधिक होगी। तो मान लो, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर मध्य में 8 लोग बैठे हैं तो 4 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा, 12। तो M की रैंक आप 12 नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि M की रैंक अगर बताना है तो मध्य में 8 लोग बैठे हैं, तो अगर यहाँ पर रैंक निकालना है तो सदो आपको एक बढ़ाकर लिखना पड़ता है। तो 8 मध्य में जरूर है लेकिन एक बढ़ाकर लिखेंगे 9, तो 4 और प्लस 9 तभी आपको 13 मिलेगा, नहीं तो 4 और 8 अगर आप जोड़ोगे तो आपको 12 मिलेगा। जबकि M की रैंक 12वीं नहीं है, M की रैंक कौन सी है, प्रारंभ से 13वीं है। तो क्या समझे आप, तो जो मध्य में पोजीशन होगी वो रैंक से एक कम होगी, और जो रैंक होगी वो मध्य की पोजीशन से एक क्या होगी, अधिक होगी। तो ये रैंकिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको दिमाग में रखना होगा, फिट करके चलना होगा, नहीं तो प्रश्न के गलत होने के चांसेस या आसार क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं। ओके भैया, तो बस इतनी सी बात आप सबको ध्यान में रखनी है और आगे जो है मूव ऑन करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक बात महत्वपूर्ण मैं बता दूं कि जब एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से और अंत से स्थान बताएगा तब तो आप प्रश्न का आंसर निकाल पाओगे, और अगर दो अलग अलग व्यक्तियों के प्रारंभ से और अंत से स्थान बता दिया तो फिर आंसर निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये बात आपको जो है दिमाग में रखना है। तो हमको रैंक निकालनी थी तो रैंक हमने यहाँ से आसानी से क्या किया, निकाल लिया। जैसे मान लो एक प्रश्न यहाँ पर
कह दिया जाए कि ए प्रारंभ से 12वें स्थान पर है, ए प्रारंभ से 12वें स्थान पर है, और मैं कहूँ कि बी अंत से 15वें स्थान पर है, बी अंत से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। तो ए की जो प्रारंभिक पोजीशन है वो 12 है और बी की जो अंतिम पोजीशन है वो क्या है, 15 है। समझ गए, ए की प्रारंभिक पोजीशन 12 है और बी की अंतिम पोजीशन 15 है। और अगर मैं कहूं कि यहां से कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल के बताओ तो आपको फार्मूला याद होगा कि प्रारंभ से स्थान और प्लस अंत से स्थान और -1, ये हमने बताया था, बोलो बताया था कि नहीं। तो प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1, ये हमने क्या किया था, बताया था। अब मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो एक बात तो कंफर्म है कि ए प्रारंभ से 12वें स्थान है तो ए से पहले 11 लोग हैं और बी अंत से 15वें स्थान पर है तो बी से पीछे 14 लोग हैं। भाई इससे पहले 11 लोग, इसके पीछे 14 लोग। लेकिन समस्या ये है कि बी अंत से कहां से बैठा है, एक कॉमन से बहुत छोटा सा पॉइंट है, अगर ध्यान से समझेंगे बी अंत से कहां पर बैठा है भाई 15वां। लेकिन भाई ए तो भाई इतना पता, लेकिन इस बीच में कितने भी लोग हो सकते, इस बीच में कितने भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि भाई वो अंत से 15वां है, लेकिन वो अंत से कहां पर 15वां है और उसके बीच में कितने लोग हैं इसका हमें आपको कोई आइडिया नहीं है। समझ में आई बात ना, इसका हमें आपको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अंतिम पोजीशन इसकी कुछ भी हो सकती है, कहीं से भी बैठा हो सकता है। तो बीच में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं। भाई अंत से तो 15वें स्थान पर होगा, ये प्रारंभ से 12वें स्थान पर होगा, लेकिन बीच में कितने लोग होंगे कोई आइडिया नहीं होता। तो जब दो अलग अलग व्यक्तियों के स्थान बताता है, जब दो अलग अलग व्यक्तियों के स्थान बताता है और कुल व्यक्तियों की संख्या पूछता है तो हम वहां पर प्रश्न का जवाब देने में असफल हो जाते हैं। समझ में आई बात ना, हम वहां पर प्रश्न का जवाब देने में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि ये बात आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। तो आपको इतनी सी बात याद रखना है कि जब प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन दोनों बताता है तो हम इन पॉइंटों का क्या करना है, ध्यान देना पड़ता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान और -1 में आपका जो है चलता है, मूव ऑन करता है। ओके, चलिए अब मैं आपको दूसरी बात बता देता हूं कि यहाँ पर इतनी बात आपको जो है ध्यान रखनी थी और इसी प्रकार से आपके जो है प्रश्न पूछता है और इन प्रश्नों का ध्यान रखना है। तो आपको मैंने क्या बताया कि जब एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से और अंत से स्थान देगा तो कुल व्यक्तियों की संख्या आप फाइंड आउट कर पाओगे, और अगर दो अलग अलग व्यक्तियों का स्थान देगा तो वहां से कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब उम्मीद करता हूं कि ये बात, ये पॉइंट आप सब तक जो है बढ़िया से पहुंच गई होगी। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले पॉइंट में, अगले प्रश्न में, और देखते हैं कि हमको अब आगे जो है प्रश्नों में क्या करना है, कैसे प्रश्न आप सबके आते हैं, और उसी को आधार मानकर कुछ प्रश्न आपके सामने आते जाएंगे और उन्हीं को आधार मानकर मैं आप सबको प्रश्नों की ओर लेकर चलूंगा। तो ये प्रश्न नंबर पहला है, ये प्रश्न नंबर पहला है। तो प्रश्न को पढ़िए और प्रयास करिए इस प्रश्न का सही जवाब देने का। ठीक है, प्रश्न ने कहा है कि 40 विद्यार्थियों को एक पंक्ति में लड़कियों की संख्या के 3 गुनी है। रीता आगे से 13वें स्थान पर, यदि पंक्ति में रीता के आगे 4 लड़कियां हो तो बताइए रीता के आगे लड़कों की संख्या क्या होगी। पहले मुझे देख लेने दो भैया प्रश्न है कैसे। तो चलिए करते हैं। वैसे प्रश्न सब उल्टा सीधा हो गए हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं चाह रहा था, मैं आपको एक जीरो लेवल से शुरुआत करना चाह रहा था जिससे आपको चीजें बढ़िया से समझ में आ जाए। कह रहा कि 40 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों का 3 गुनी है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40 है। ये प्रश्न ने हमको बता रखा है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40 है, ये आपको समझना है। कुल 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की कितनी है, 3 गुनी। तो ध्यान से समझो भाई। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40 है। कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। तो मान लो बॉय अनुपात गर्ल का जो अनुपात होगा वो 3:1 का बनेगा। तो अगर आपको यहाँ पर लड़कों की संख्या निकालनी है, अगर आपको यहाँ पर लड़कों की संख्या निकालनी है तो 3 गुणे 4, 4 दाम 40, 30 आएगा। तो बॉय की संख्या 30 हो जाएगी और गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है,
रीता आगे से 13वें स्थान पर है। रीता का जो प्रारंभ से स्थान है, ध्यान से समझिएगा, रीता का जो प्रारंभ से स्थान है वो कौन सा है? 13वां। रीता प्रारंभ से 13वें स्थान पर। यदि पंक्ति में रीता का आगे, यदि पंक्ति में रीता के आगे 4 लड़कियां हों तो बताइए। अब रीता के आगे 4 लड़कियां हैं तो रीता के आगे हैं 4 लड़कियां, मतलब इधर 4 लड़कियां हैं, ठीक है। इधर कितनी लड़कियां हैं? 4 लड़कियां हैं, ध्यान से समझना। रीता के आगे कितनी लड़कियां हैं? 4 लड़कियां हैं। तो पंक्ति में लड़कियां हैं तो टोटल रीता के पीछे कितने लोग थे? 12 लोग थे। टोटल पंक्ति में रीता के पीछे कितने लोग थे? 12 लोग थे। अब जब 4 लड़कियां हैं, ध्यान से समझना, अगर 4 लड़कियां हैं तो अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि लड़कों की संख्या पीछे कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो रीता के आगे लड़कों की संख्या, तो रीता के आगे अगर लड़कों की संख्या बताना है, रीता के आगे 4 लड़कियां हो तो रीता के आगे लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो ये आंसर है। भाई देखो, भाई रीता के पीछे टोटल 12 लोग थे, 12 में से 4 लड़कियां हैं, 12 में से 4 क्या है? लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या कितनी बचेगी? 8 बचेगी। हमें कुछ करना ही नहीं था, तो इसका जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आ जाएगा। छोटा सा प्रश्न था, है प्रश्न बहुत ही शानदार, क्योंकि ये प्रश्न में आपको एक सेकेंड स्टेप में कराने वाला था, लेकिन आ गया है तो सीखते चलिए। जो जो प्रश्न आए हैं उनको सीखते चलिए, ठीक है। तो ये पॉइंट हम आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। थोड़ा सा जटिल था, चलो लेकिन कोई बात नहीं। तो ये प्रश्न हमारा क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है प्रश्न को मैं एक बार फिर से बताने का प्रयास करता हूं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्योंकि इसी से रिलेटेड और भी आगे आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। वही प्रश्न है, कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की 3 गुनी है। तो हमने निकाला था कि बॉयज की संख्या कितनी थी? 30 और गर्ल की संख्या कितनी थी? 10। ये हमने निकाल लिया, ठीक है। यदि पंक्ति में रीता आगे से 3 गुनी, रीता का आगे से स्थान 13वां है, वही बात बोल रहा है कि रीता का आगे से स्थान कौन सा है? 13वां। तो रीता के पीछे कुल 12 लोग होंगे। रीता के आगे 4 लड़कियां हों तो रीता के आगे 4 लड़कियां हैं, तो अगर रीता के आगे 4 लड़कियां हैं तो 12 में तो 8 बॉयज हो जाएंगे। गर्ल 4 हैं और बॉयज 8 हैं, ठीक है। तो रीता के पीछे लड़कों की संख्या, तो रीता के पीछे लड़कों की संख्या, टोटल लड़कों की संख्या कितनी थी? 30 थी। तो भाई 8 आगे हैं तो 30 में 8 घटा देंगे, कितना बचेगा? 22 बचेगा। तो रीता के पीछे जो लड़कों की संख्या बचेगी कितना? 22 हो जाएगा। क्यों ऐसा मैंने कहा? क्योंकि भाई देखो, रीता के आगे 8 लड़के हैं, टोटल लड़कों की संख्या 30 थी, तो भाई इसके पीछे हो जाएंगे बाकी। पीछे का मतलब भाई ये प्रारंभ से 13वें स्थान पर है ना, तो पीछे आपके राइट साइड चले जाएंगे। तो प्रश्न कह रहा है रीता के पीछे लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23। तो 30 में 8 घटा देंगे, कितना बचेगा? 22। तो इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़िए और बताइए। वही प्रश्न है, कह रहा कि 40 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की 3 गुनी है। रीता आगे 13वें स्थान पर। यदि पंक्ति में रीता के आगे 4 लड़कियां हो तो रीता के पीछे लड़कियों की संख्या बताना है। और अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर बॉयज की संख्या कितनी थी? 30 थी और गर्ल की संख्या कितनी थी? 10 थी। तो रीता का जो प्रारंभ से स्थान था वो 13 था। रीता का जो प्रारंभ से स्थान था 13 था। तो रीता का आगे से 13वां स्थान में रीता, यदि पंक्ति में रीता के आगे 4 लड़कियां हैं तो अगर रीता के आगे 4 लड़कियां हैं तो आगे अगर 4 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो रीता के पीछे लड़कियों की संख्या, तो भाई 4 ये हो गई पीछे और खुद एक रीता हो गई, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो टोटल 5 गर्ल्स हो गई। और यहाँ पर टोटल गर्ल्स की संख्या है तो टोटल रीता के पीछे लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10 में हम 5 घटा देंगे, तो 10 में 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। ये काम, क्योंकि भाई रीता भी एक लड़की है तो 4 पीछे थे, खुद एक रीता हो गई। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है। तो लड़कियां जो रीता के पीछे जो लड़कियों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। बस इतना सा काम आप सबको जो है करना था। ठीक है ना? तो चलिए, ये प्रश्न हुआ आपका कंप्लीट। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 4,
करा कि 45 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की दोगुनी है। यदि पंक्ति में नेहा का स्थान ऊपर से 11वां हो और नेहा के आगे 3 लड़कियां बैठी हों तो नेहा के पीछे लड़कों की संख्या। उसी प्रकार का प्रश्न है। उस बार 40 विद्यार्थियों की संख्या थी और इस बार पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 45 है। तो चलिए करने का प्रयास करिए इस बार सभी लोग। करिए भैया। तो प्रश्न कह रहा है कि 45 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का दोगुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का दोगुनी है। तो अगर हम यहाँ पर बॉयज की संख्या निकाल लें टोटल, तो 45 का कितना होगा? तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का दोगुना है। तो अगर दोस्तों अगर हम बॉय और गर्ल का अनुपात बनाना चाहें तो बॉयज और गर्ल का जो अनुपात बनाएगा वो बनेगा 2:1 का। और तो यहाँ पर बॉयज की संख्या अगर हमको निकालनी है तो 45 का 2/3 करना पड़ेगा। तो 3 × 3 3 × 5 15 15 × 2 = 30। तो बॉयज की संख्या 30 हो जाएगी और गर्ल की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 और 15 45। तो यहाँ 15 हो जाएगी क्योंकि कुल संख्या कितनी थी? 45 थी। तो बॉयज की संख्या 30 होगी और गर्ल की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। ओके। यदि पंक्ति में नेहा का स्थान ऊपर से 11वां हो, अब ध्यान से देखिए प्रश्न ने बोला है कि नेहा का स्थान ऊपर से क्या हो? 11वां। और नेहा एक लड़की है और नेहा के आगे 3 लड़कियां बैठी हैं। तो नेहा के आगे लड़कियों की संख्या देखो, नेहा के पीछे टोटल कितने लोग होंगे? 10 लोग। ठीक है, नेहा के पीछे टोटल 10 लोग हैं। 10 में से 3 क्या है? गर्ल हैं। 10 में से 3 क्या हैं? लड़कियां हैं। 10 में से 3 क्या हैं? लड़कियां हैं, गर्ल हैं। तो अगर 10 में से 3 लड़कियां हैं तो 10 में 3 घटा देंगे तो 7 क्या बचेंगे? बॉयज बचेंगे। 7 क्या बचेंगे? बॉयज बचेंगे। ठीक है, 7 बॉयज होंगे यदि नेहा के आगे। ठीक है, तो नेहा के पीछे लड़कों की संख्या, तो नेहा के पीछे लड़कों की संख्या आपको पीछे बताना है, आगे नहीं बताना। तो भाई देखो 7 बॉयज तो यहाँ हो गए और टोटल बॉयज की संख्या कितनी थी? 30 थी। तो 30 में आप 7 घटा दो, तो 30 में 7 घटा दो कितना बचेगा? 23। तो यहाँ पर नेहा के पीछे लड़कों की संख्या की जो आएगी ना वो 23 आ जाएगी। ये काम करना है। हो गया ना भाई? तो ये हो गया प्रश्न। तो यहाँ से आपको जो है प्रश्न के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है और जब तक प्रश्न के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें आपकी बेहतर नहीं हो पाएंगी। ये बात आपको अपने दिमाग में सबको फिट कर लेना है। ओके, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है, इसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो चलिए प्रश्न चेंज हुआ है। 40 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में नेहा अपने प्रारंभिक स्थान से 3 स्थान बाईं ओर खिसकती है तो उसका पंक्ति के बाएं छोर से 10वां स्थान हो जाता है। यदि पंक्ति में आशीष नेहा के प्रारंभ के 3 स्थान दाएं बैठा हो तो आशीष का पंक्ति के दाएं छोर से क्या स्थान होगा? ये आपका प्रश्न है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आइए देखते हैं। देखो प्रश्न बोल रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में नेहा अपने प्रारंभिक स्थान से 3 स्थान बाईं ओर खिसकती है। मान लो नेहा का ये प्रारंभिक स्थान है और जब नेहा यहाँ से अपने प्रारंभिक स्थान से, ध्यान से समझना, 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में यदि नेहा अपने प्रारंभिक स्थान से 3 स्थान बाईं ओर खिसकती है तो उसका पंक्ति में बाएं छोर से 10वां स्थान हो जाता है। तो उसका पंक्ति में बाएं छोर से 10वां स्थान हो जाता है तो ये उसकी वर्तमान पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? वर्तमान पोजीशन है। और जब नेहा यहाँ से खिसकने से पहले, तो जब यहाँ से 3 स्थान खिसक कर आई है तो 3 स्थान आप वापस चले जाओ तो 10 और 3 क्या होगा? 13। तो नेहा मतलब ये हुआ कि
कि प्रारंभ से नेहा पहले 13वें स्थान पर रही होगी, तभी इधर 3 स्थान खसक कर गई होगी, तो 13 में 3 कम किया तो कितना जाएगा 10। अब हमको वापस वहीं पर पहुंचना है तो 10 में 3 जोड़कर 13 स्थान पर वहीं पर पहुंच जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रश्न में कह रहा है कि ध्यान से समझो, कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से 3 स्थान बाईं ओर, तो जब यहां से 3 स्थान बाईं ओर खिसक कर जाएगी, यहां से 3 स्थान बाईं ओर खिसक कर जाएगी, तो प्रारंभ से कह रहा है कि 10वें स्थान पर चली जाती है। ये बोल रहा है बाएं छोर से 10वें स्थान पर क्या करती है, चली जाती है। तो जब बाएं छोर से 10वें स्थान पर चली जाती है दोस्तों, तो हमें क्या करना है कि यहां से, अब यहां से 3 स्थान खिसक कर यहां पर आई थी, हमको अगर प्रारंभिक, भाई पहले वो कहां पर बैठी थी, कौन सी पोजीशन पर, तो 3 स्थान हम आगे चले जाएंगे, 10 और 3 13, तो मतलब प्रारंभ में वो 13वें स्थान पर बैठी थी, तभी वो यहां से 3 स्थान खिसक कर पीछे गई होगी, तो 10 13 में 3 कम किया होगा, 10वें नंबर पर पहुंची होगी। ये हो गया। और यहां से आपको प्रश्न बोल रहा है कि यदि पंक्ति में आशीष नेहा के प्रारंभ के स्थान दाएं स्थान पर बैठा हो, अब देखो यहां पर, अब यहां से कह रहा है तो दाएं छोर से, अब ध्यान से ये समझना है, तो अब यहां पर ये इसकी प्रारंभिक पोजीशन है, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि 10वें स्थान पर कुल पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या पहले ही दे रखा है कि पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या कितनी है 40, उसने पहले ही दे रखा था। अब कह रहा है कि यदि पंक्ति में आशीष नेहा के प्रारंभ के 3 स्थान दाएं बैठा है, प्रारंभ के 3 स्थान दाएं बैठा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आशीष 13 और 3 कितना होगा 16, तो आशीष प्रारंभ से 16वें स्थान पर, प्रारंभ के स्थान से 3 स्थान, तो 13 और 3 16वें स्थान पर बैठा हो, 3 स्थान दाएं बैठा हो, तो आशीष का पंक्ति में दाएं छोर से स्थान पूछ रहा है, तो ये आशीष प्रारंभ से 16वां है, अंत से स्थान पूछ रहा है दाएं छोर से, तो कुल व्यक्तियों की संख्या हमारे पास 40 है, प्रारंभ से स्थान आशीष का 16, अंत से स्थान x और -1 निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 16 में 1 घटाएंगे 15 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 40 में आपको 15 घटाना है, तो 10 में 5 गया 5, 3 में 1 2 2, तो 25 आएगा। तो आशीष का दाएं छोर से जो स्थान होगा ना वो 25वां हो जाएगा। आशीष का जो दाएं छोर से स्थान होगा वो क्या हो जाएगा 25वां हो जाएगा। बस इतना सा काम करना था। तो 40 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में यदि नेहा को अपने प्रारंभिक स्थान से 3 स्थान बाईं ओर खिसकना था, मैंने बहुत आराम से बताया था इस प्रश्न को, आशा करता हूं कि बात आप सबको समझ में आई होगी बढ़िया से। जब वो 3 स्थान बाईं ओर खिसकता था तो बाएं सिरे से 10वां, तो पहले हमको प्रारंभिक पोजीशन पता करनी थी। तो भाई जब यहाँ से 3 स्थान खिसक कर गया तो वर्तमान में तो यहाँ पर बैठा, लेकिन पहले कहाँ बैठा था 3 स्थान खिसकने से पहले, तो भाई 3 स्थान आगे चले आओ, तो 10 में 3 जोड़े 13, तो प्रारंभिक पोजीशन उसकी 13। अगर ये प्रारंभ से 13वें स्थान पर बैठा है और आशीष के दाएं 3 स्थान बैठा है, तो दाएं 3 स्थान तो 14 15 16, तो राइट में 16वें स्थान पर, तो आशीष की ये प्रारंभ से 13 तो प्रारंभ से 16, तो अगर प्रारंभ से 16वें स्थान पर बैठा है तो अंत से स्थान निकालना है। फार्मूला हमें पता है कुल व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान, और क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ से कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 40, तो यहाँ पर 40 अंतिम स्थान हम इसको x मान लेंगे, तो 16 प्लस x -1 उसमें रख लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमको उत्तर आसानी से क्या करेगा मिल जाएगा। बस छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको बढ़िया से समझना है, ध्यान देना है, और अगर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे तो चीजें क्या होती हैं बेहतर होती हैं। ठीक है, तो आप देखो प्रश्न हैं जो एक लेवल अप के आ रहे हैं, क्योंकि मैं प्रश्न ऐसे नहीं चाह रहा था, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मैं 0 लेवल से शुरुआत करना चाह रहा था, लेकिन पहले बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर ये सब चीजें सीखते सीखते वहां तक पहुंचेंगे, इतना मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कि चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि बोर्ड में लिखूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। आइए चलते हैं, ये देखिए ये छोटा सा प्रश्न है, ये साधारण सा प्रश्न है। गौरी लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां? ये छोटा सा प्रश्न है, यही प्रश्न है जो मैं शुरुआत में लेकर आना चाहता था। अब बताओ बेटा, गौरी लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर। देखो दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, रैंकिंग में डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है कि प्रारंभिक अंतिम जो मैं आपको बार बार लाइंस खींच के दिखा रहा हूं, अगर ये दिमाग में अगर आपके बैठ गया, डायग्राम बनाना आ गया, बैठालना आ गया, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से चीजें आप सब सीख पाओगे। लेकिन कोई भी चीज सीखने के वक्त अगर नई चीज है तो उसको थोड़ा सा सीखने में और थोड़ा सा आपको जो है समय देना ही पड़ेगा, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं होता। हमने भी सीखा था, हमने भी समय दिया था, आपको भी सीखना है तो आपको भी समय देना पड़ेगा। तो
कह रहा है कि गोरी लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। तो मान लो जो गोरी है तो लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से प्रारंभ से भी 11वें स्थान पर है और अंत से भी 11वें स्थान पर है। और मैंने कहा था ये गोरी है, तो जब एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से और अंत से स्थान मिल जाए, दो अलग अलग व्यक्तियों का प्रारंभ से अंत से स्थान मिलेगा तो आप वहां उत्तर ही नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर प्रश्न कहा है कि गोरी लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। तो यहाँ से कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि होता है प्रारंभ से स्थान और प्लस अंत से स्थान और -1। तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल लीजिए। तो यहाँ से मान लीजिए प्रारंभ से स्थान 11 और अंत से स्थान 11 और -1, 11 11 22, 22 -1 कितना आएगा 21, और 21 कहाँ है यहाँ पर, तो ये छठवें का सही जवाब हो जाएगा। छठवें का सही जवाब 21 हो जाएगा। तो गोरी लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से, मतलब प्रारंभ से भी और अंत से भी दोनों छोर से वो 11वें स्थान पर बैठी थी, इसलिए इसका सही जवाब क्या आएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो छठवें का जो आंसर आएगा वो तीसरा आएगा। छठवें का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तीसरा आएगा। अब आशा और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से चीज़ों को आपको जो बेहतर तरीके से लेकर आगे इंप्रूव करना है और आगे बढ़ते चलना है। ओके, तो ये हो गया इस प्रश्न का छठवें का सही जवाब। छठवें का सही जवाब। आइए अब मैं लेकर चलता हूं अगले प्रश्न में और क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। एक पंक्ति में राम बाएं से 16वें व दाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, कितने व्यक्ति और शामिल कर लिए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाए। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। राम की प्रारंभिक और अंतिम दोनों पोजीशन है। अब पहले यहां से कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल लीजिए और इसके बाद फिर देखिए कि और कितने व्यक्ति को शामिल करें कि 50 व्यक्तियों की संख्या हो जाए। तो बताना है आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा कि एक पंक्ति में राम बाएं से 16वें स्थान पर, एक पंक्ति में राम बाएं से 16वें व दाएं से 15वें स्थान पर है। वह दाएं से क्या है 15वें स्थान पर है। मैं फिर से बता रहा हूं कि जब एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से और अंत से स्थान देता है तो फार्मूला लगा दीजिए। कुल व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू क्या होता है, प्रारंभ से स्थान 16 और प्लस अंत से स्थान 15 और -1। तो 6 5 11, 1 1 2 3, तो 31 -1 कितना हो जाएगा 30। तो कुल व्यक्तियों की संख्या 31 है। लेकिन उसने कहा कि कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं। तो आपको कितने व्यक्ति और शामिल करना है, क्योंकि अभी हमारे पास 30 है, वो 50 चाह रहा है। तो 50 में 30 आप घटा दीजिए, कितना बचेगा 20। तो 20 व्यक्तियों को और शामिल करेंगे, 30 में 20 जोड़ना है 50 होगा, बात वही है। तो 20 व्यक्तियों को और शामिल करेंगे, हमको उत्तर मिलेगा। तो अगर 20 व्यक्तियों को और शामिल कर लेंगे तो यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। 30 ऑलरेडी थे, 50 हमें बनाना था, तो 30 में जो है 20 जोड़ देंगे तो हमको क्या करेगा 50 आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रश्न हो गया। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। पढ़िए इसको। किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे 16वां। यदि 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों तो बताएं कि इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। बताओ भाई। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, छोटा सा प्रश्न है, और अगर कंसंट्रेट करके करेंगे, किसी कक्षा की एक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों, उत्तीर्ण का मतलब पास विद्यार्थियों की एक कक्षा में विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां। जब एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से और अंत से स्थान बताता है तो वहां से आप उत्तर आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बता दो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कह रहा कि किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच विनय का क्रमांक
उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां है। ये उत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात कर रहा है, ये मत भूलिएगा। किनकी बात कर रहा है? उत्तीर्ण विद्यार्थियों की। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में ये विनय है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां है। और नीचे से क्या है? 26वां है। तो जब मैंने कहा कि जब एक ही व्यक्ति का प्रारंभ से और अंत से स्थान दे दे तो कुल व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान और -1, 6 3 कितना हो गया? 9, 2 और 1 3, 39 -1 कितना आएगा? 38। कितना आएगा? 38। उसने कहा है यदि 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हों। भाई देखो, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 38 आ गई। यहाँ देखो, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई? 38 आ गई, हमने निकाल लिया। और यहाँ पर उसने कहा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, अनुत्तीर्ण कितने हो गए परीक्षा में? 7। अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं? 7। ये प्रश्न हमको बताया है। तो बताइए इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? भाई 7 फेल हो गए, वो भी तो विद्यार्थी ही थे। 38 ये तो जो पास हो गए। तो यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की अगर संख्या निकालना है तो 38 जो पास हैं और 7 जो फेल हैं। तो 38 7 कितना होगा? 8 7 15, 3 1 4 45। तो यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या जो आएगी ना वो 45 आएगी। कितनी आएगी? 45 आएगी। बस ये काम करना था। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का ध्यान देना था और दोनों को जोड़कर लास्ट में हमें उत्तर निकाला था, क्योंकि उत्तीर्ण विद्यार्थियों के क्रम में प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन दोनों थी। तो वहां से हम उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते थे कि भाई कितने विद्यार्थी वहां पर जो है पास्ट हुए हैं। और फेल्ड का उसने साफ साफ डाटा दे रखा था। उत्तीर्ण में फेल्ड को जोड़ देना था तो आपको उत्तर यहाँ से क्या कर रहा था? मिल रहा था। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि 74 लड़कियों के पंक्ति में श्वेता बाएं छोर 27वें स्थान पर, पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर, तो पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 97। आपको बताना है किसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलिए जल्दी से। अगर ध्यान से सावधानी से करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर थोड़ा सा चीजें इधर उधर हुई तो फिर प्रश्न गड़बड़ाएगा, ये भी आप बात में आपको बता देता हूं। बोलो बेटा। तो हमने देखा, कह रहा कि 74 लड़कियों की एक पंक्ति में, तो मतलब यहाँ पर कुल डाटा हमको पहले से ही दे रखा है कि टोटल उस क्लास में कितने लोग हैं? 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। तो 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर की ओर से क्या है? कह रहा कि 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। चलो देखते हैं। श्वेता बाएं छोर से 27वें, तो श्वेता की जो बाएं छोर से पोजीशन है वो कौन सी है? 27वीं। बाएं छोर का मतलब होता है प्रारंभिक पोजीशन, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, पलक श्वेता के दाएं 7वें। तो पलक जो है श्वेता के दाएं 7वें, तो 27 और 7 कितना हो गया? 34। तो इसका मतलब ये हुआ कि पलक अगर प्रारंभ से 27वें, श्वेता अगर प्रारंभ से 27वें थी तो पलक प्रारंभ से कौन सी होगी? 34वीं। तो पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से क्या होगा ये पूछ रहा है। तो पलक का स्थान पंक्ति, तो पलक प्रारंभ से 34वें स्थान पर, तो पलक का अंत से स्थान, क्योंकि अंत से स्थान निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न ने हमें कुल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर प्रश्न ने हमें कुल व्यक्तियों की संख्या क्या कर रखा है? दे रखा है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू 74 इक्वल टू प्रारंभ से स्थान कितना है? 34 और प्लस अंत से स्थान है x और -1, यही हमें निकालना है। तो यही जब हमको निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे? x बराबर हो जाएगा 34 में 1 घटा दो तो 74 और -33 आएगा। क्यों? क्योंकि 75 कर लेंगे तो 4 में 3 गया 1, 7 में 3 गया कितना आएगा? 4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 41। तो पलक का जो अंत से स्थान होगा वो कितना होगा? 41। और 41 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। 41 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो अब उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या करना था हमें।
आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है, पढ़ो इसको और बताओ। कह रहा कि एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर तथा क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि पी और क्यू के मध्य में 4 बालक हैं तो पंक्ति में कुल कितने बालक हैं, बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दस का आंसर बताओ भाई। आइए अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। कह रहा है कि एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं। प्रश्न बोल रहा है कि एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं, P बाएं से 14वें स्थान पर तथा Q दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि P और Q के मध्य 4 बालक हैं तो पंक्ति में कुल कितने बालक हैं, ये आपको बताना है। देखो प्रश्न बोल रहा है कि एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं, P बाएं से 14वें स्थान पर है, तो आलो बना लेते हैं कि P जो है वो बाएं से है 14वें स्थान पर और Q दाएं से है 7वें स्थान पर, और Q दाएं से कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर। P और Q के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या अगर हमको निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक 14, फिर यहाँ पर 4 और फिर यहाँ पर 7। 14 4 18, 18 7 कितना होगा 25, कितना होगा 25। तो यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आएगी, 25 आएगी। बस और कुछ करना ही नहीं था। तो P और Q के मध्य में 4 बालक थे, तो P और Q के मध्य में 4 बालक, तो ये आपका जो है आंसर आएगा भाई। यहाँ से यहाँ तक 14, यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ पर बीच में 4, तो सबको जोड़कर हम उत्तर निकाल लेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पर हमको खास कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे प्रश्न होता है उसी के आधार पर हमको उसको लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इस प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। 40 विद्यार्थियों के पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान दाएं अंत से 22वां हो जाता है। उस पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा, बताइए। प्रश्न को एक बार समझ में ना आए 2 बार पढ़िए, 2 बार समझ में ना आए 3 बार पढ़िए, लेकिन लैंग्वेज को समझना बहुत अनिवार्य है अगर ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो लैंग्वेज का रोल यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा तभी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो प्रश्न आपका गलत भी हो सकता है। प्रश्न बोल रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है। 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है, तो नितिन को दाईं ओर, मान लो नितिन प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर बैठा है, ये उसकी प्रारंभिक पोजीशन हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ से जब दाईं ओर उसको 8 स्थान खिसकाया जाता है, ऐसा बोल रहा है, तो दाएं स्थान से 22वां हो जाता है, मतलब दाएं अंत से क्या होता है 22वां। मतलब यहाँ से जब इस साइड गया तो 22वें स्थान पर पहुंचा दाएं से, तो मान लो ये उसकी वर्तमान पोजीशन है, नितिन की ये क्या है, वर्तमान पोजीशन है। तो खिसकने से पहले वो दाईं ओर 8 स्थान खिसकता है, तो यहाँ से आपको अगर आगे आना पड़ेगा, 8 स्थान आगे आएंगे तो 22 और 8 कितना होगा 30, मतलब प्रारंभ में वो दाएं से कौन से स्थान पर बैठा था, 30वें स्थान पर नितिन, ठीक है। तो दाएं से वो 30वें स्थान पर खिसकने से पहले, उस पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं से पूछ रहा है, तो मान लो अगर प्रारंभ से वो 30वें स्थान पर था अंत से, तो प्रारंभ से अंत से मतलब
प्रारंभ में वो बाएं से कौन से स्थान पर था। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 40, तो 40 इक्वल टू हो जाएगा प्रारंभ से स्थान x और अंत से स्थान यहाँ पर 30 है और -1 हो जाएगा। तो एक काम करिए, एक को इधर ले आइए, तो x बराबर हो जाएगा 41 माइनस कितना होगा 30, तो 1 4 में 3 गया 1, तो उसकी प्रारंभ में पोजीशन थी 11वीं, और 11 कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 11वीं पोजीशन पूछ रहा था, तो 11वीं पोजीशन जाएगी कहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं था। क्योंकि पहले भाई वो क्या करता था, उसने साफ साफ बोला है कि जब नितिन उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसकता है, तो यहाँ से मान लो अगर राइट साइड में 8 स्थान खिसकता है, तो दाएं से 22वें नंबर पर पहुंचा, तो खिसकने से पहले प्रारंभ में भाई बाज 8 स्थान वापस आया, तो कम किया, तो 8 स्थान आगे चले जाएंगे, तो दाएं से 30वां हो जाएगा। इस प्रकार से हमें जो करना होता है। तो खिसकने वाले प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपको जो है दिख जाते हैं, तो एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो फिर एग्जाम में कर पाएंगे। क्योंकि आप एक बार जब प्रश्न से परिचित हो जाते हैं कि हाँ ऐसा प्रश्न बनता है और इसको सर ने ऐसे बताया था, और 2-4 बार करने का प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं, तो चीजें आपके लिए शायद क्या हो जाती हैं, बेहतर ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां है और दाएं छोर से 12वां है। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है, तो मोहन और प्रताप के बीच में कितने लड़के हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए पूरी लैंग्वेज को, और जब तक लैंग्वेज को बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रश्न करना थोड़ा सा मुश्किल कठिन कार्य होता है। बताओ भैया इसका सही जवाब क्या होगा। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां है। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां है और दाएं छोर से 12वां है। मतलब एक ही पंक्ति की पोजीशन बता दिया है। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है, और दाएं छोर से 12वां है। ठीक है, उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां, उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। तो उसी पंक्ति में प्रताप की जो पोजीशन है वो दाएं छोर से क्या है 15वीं है। तो इन दोनों के मोहन और प्रताप के बीच में ये मान लीजिए मोहन था और ये कौन था प्रताप था। तो जब एक ही व्यक्ति का अंत से पोजीशन मिल जाए, अंत से पोजीशन इसकी 15 है और अंत से पोजीशन इसकी 12 है, तो 15 में 12 आप घटा दो, 15 में 12 घटा के एक एक्स्ट्रा घटा दो, तो 5 में 2 गया 3, 3 - 1 कितना आएगा 2। तो इन दोनों के बीच में 2 लोग होंगे। कितने लोग 2 लोग। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि देखो प्रारंभिक और मोहन और प्रताप के बीच में मध्य की पोजीशन तभी निकाली जा सकती है जब दोनों व्यक्तियों का तो प्रारंभ से स्थान मिल जाए, या तो फिर दोनों व्यक्तियों का अंत से स्थान मिल जाए। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर दोनों व्यक्तियों का अंतिम पोजीशन दिया है। यहाँ पर मोहन की अंतिम पोजीशन 12 थी और प्रताप की अंतिम पोजीशन 15 थी, तो 15 में 12 घटाकर एक एक्स्ट्रा घटा दिया, क्योंकि मध्य की पोजीशन रैंक से सदैव एक कम होती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे, तो 3 - 1 बराबर कितना आएगा 2 आएगा। तो ये ऑप्शन में भी आपका 2 था, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी। ओके भैया, आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ये प्रश्न आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। इसको पढ़ो और बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। एक पंक्ति में ए का स्थान प्रारंभ से 18वां है, जबकि बी का स्थान अंत से 16वां है। यदि सी का स्थान शुरू से 25वां हो और वह ए तथा वी के बिल्कुल बीच में हो, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा।
आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक पंक्ति में ए का स्थान शुरू से 18वां है। ए का जो स्थान है वो प्रारंभ से है 18वां, जबकि बी का स्थान अंत से 16वां है। यदि सी का स्थान शुरू से 25वां हो, सी का स्थान शुरू से क्या हो, 25वां, ये इस प्रकार से सी का स्थान शुरू से क्या हो, 25वां हो। तो कह रहा है और वह ए तथा बी के बिल्कुल बीच में हो। सी जो है ए और बी के बिल्कुल क्या है, बीच में हो। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अब ध्यान से समझना। तो देखो यहां पर आपको प्रश्न को ध्यान से देखें तो ए प्रारंभ से 18वां है और सी प्रारंभ से 25वां है ना, और बी अंत से 16वां है। और उसने कहा है कि जो सी है वो ए और बी के ठीक बीच में बैठा है। तो अगर सी ए और बी के ठीक बीच में बैठा है तो ये बताओ भाई, तो ए का प्रारंभ से स्थान 18वां और सी का 25वां, तो 18 और 7 कितना होगा, 15। तो सी की जो रैंक होगी ए से 7वीं होगी, 7 स्थान आगे। तो बीच में मैंने कहा था कि मध्य में बैठे लोगों की संख्या रैंक से 1 कम होती है। तो बीच में कितने लोग होंगे, 6। अगर इधर 6 लोग हैं तो इधर भी 6 लोग होंगे, क्योंकि यहाँ बीच में पोजीशन पता नहीं होती, क्योंकि बीच में बैठने का मतलब है कि इधर 6 हैं तो इधर भी 6 होंगे, और सी खुद 1 हो जाएगा। 25 काउंट नहीं करना, क्योंकि 25वें नंबर पर सी बैठा है और व्यक्ति तो एक ही होगा ना। तो यहाँ से कुल व्यक्तियों की संख्या अब आपको क्या करना है, काउंट करना है। तो ए प्रारंभ से 18 ये हो गए, 6 लोग यहाँ पर हैं, 1 लोग ये हैं, 6 लोग ये हैं और 16 लोग ये हैं। अब सबको काउंट करना है, ठीक है। तो 18 6 24 और 1 25 और 16 6 कितना होता है, 22। 25 ये, 22 ये, 5 और 2 7, 2 2 4 47। तो कह रहा तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 47 व्यक्ति। और 47 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 47 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो बस ये काम करना था। देखो बात को समझो भाई, प्रश्न अगर ये बोल रहा है कि प्रारंभ से उसका स्थान इतना है और इसका प्रारंभ से 25वां है, तो अगर इन दोनों के बीच में बैठा है तो इसका मतलब अगर 6 इधर है तो 6 इधर भी होंगे ना, क्योंकि भाई ये अंत से 16वां है। अब अंत से 16वां कहाँ से बैठा है कोई आइडिया नहीं, लेकिन हमको यहाँ से आइडिया लग रहा है कि अगर ये बीच में बैठा है तो 6 इधर होंगे, तो 6 हमको इधर भी करना पड़ेगा, तभी वो ठीक बीच में बैठेगा, अन्यथा ठीक बीच में नहीं बैठ पाएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था और उम्मीद करता हूं कि आप सबने इस प्रश्न को कैच भी किया होगा, ठीक है। तो अभी ढेर सारे प्रश्न आपके सामने, ऐसे प्रश्न आते रहेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना। अपनी तैयारी को इसी तरीके से आप लोग जो है जारी रखिए और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए। और आगे के जो प्रश्न होंगे मैं इसी के बाद इसी श्रृंखला में लेकर आऊंगा। तो अपने प्रश्नों को, ठीक है, 13 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अभी तो रैंकिंग की शुरुआत है, अभी तो 2-4 लेक्चर मुझे आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट में, सिलोजिज्म, बहुत ढेर सारे चैप्टर बचे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग वहां पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को। जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।